सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि आपने टाइटल से देख ही लिया है कि ये वीडियो लैपटॉप परचेजिंग गाइड के ऊपर रहने वाला है। और इसके अंदर हम बेसिकली ये देखेंगे कि अगर एक लैपटॉप खरीदा जाए तो हम कैसे अपनी नीड्स के हिसाब से एक बेस्ट लैपटॉप चूज कर सकते हैं। और ये बेसिकली ऐसे नहीं रहने वाला है कि पर्टिकुलरली जस्ट फॉर स्टूडेंट्स बेस्ट लैपटॉप क्या है या जस्ट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स बेस्ट लैपटॉप क्या है। इंस्टेड मैं इसको ऐसे रखूंगा कि बेस्ड ऑन योर नीड्स आप अपना लैपटॉप चूज कर सकें। हो सकता है कोई स्टूडेंट हाई परफॉर्मेंस टास्क करता हो, उसके लिए अलग लैपटॉप अच्छा रहे। कोई स्टूडेंट के टास्क हाई परफॉर्मेंस नहीं है, उसको लेकिन लंबी बैटरी वाला चाहिए। सो इस चीज के बेसिस पे हम अपने हिसाब से बेस्ट लैपटॉप चूज कर सके। तो इसी तरीके से ये वीडियो आगे रहेगी। सो लेट्स मूव अहेड। तो सबसे पहले एक लैपटॉप जो होता है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जिसकी हम बात करेंगे अभी। जस्ट अ सेकेंड। सो यस, जब भी एक लैपटॉप आप खरीदते हैं या कोई भी पीसी आप खरीदते हैं तो उसके अंदर कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं। और वही उस लैपटॉप की वही चीजें डिसाइड करते हैं कि वो लैपटॉप कितना अच्छा चलेगा और कितने टाइम के लिए चलेगा और आपकी यूज केस के हिसाब से वो कैसा चलेगा। कई बार होता है लैपटॉप लंबा लास्ट भले ही कर रहा है बट आपको उसमें अच्छा नहीं लग रहा है, वो लैग कर रहा है या खराब चल रहा है। सो लैपटॉप सबसे पहले तो लैपटॉप्स में भी ये हो जाता है कि विंडोज वाले लैपटॉप्स होते हैं और क्या कहते हैं मैक ओएस वाले लैपटॉप्स होते हैं। मैक ओएस का मैन्युफैक्चरर एप्पल होता है और विंडोज में काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स आ जाते हैं, जैसे आसूस हो गया, और उसके बाद एचपी हो गया, डेल हो गया, लेनोवो हो गया। दीज आर सम पॉपुलर लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स। सो बेसिकली लैपटॉप्स के तो ये तो एक हायर लेवल पे दो टाइप्स हो गए। और अगर आप लोग जैसे एप्पल मैक ओएस कब प्रेफर करना चाहिए, विंडोज कब प्रेफर करना चाहिए, हम आगे डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हम ये जाने कि लैपटॉप की क्वालिटी डिसाइड कैसे होती है। तो बेसिकली एक लैपटॉप के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले जो मेन फीचर्स होते हैं वो होते हैं, एक लैपटॉप के अंदर उसका प्रोसेसर होता है, उसकी रैम होती है जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, उसकी स्टोरेज होती है जिसको रोम भी कहा जाता है। ये थ्री तो हो गए मेजर फैक्टर्स, यानी कि इसके बेसिस पे तो लैपटॉप चलता है। ये तीनों नहीं होंगे तो लैपटॉप वर्क ही नहीं कर सकता है। और इसके बाद कुछ सेकेंडरी फीचर्स होते हैं जो हम लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले। डिस्प्ले कैसी है, डिस्प्ले के अंदर भी आ जाता है कि उसका रिफ्रेश रेट कितना है। उसके अलावा डिस्प्ले के अंदर ये भी आ जाता है कि वो ओलेड पैनल है या नहीं है, या सिंपल आईपीएस डिस्प्ले है उस तरीके से। ऐसे ही अभी और भी ऐसे तो बहुत सारे फीचर्स हो जाएंगे कि कीबोर्ड चिकलेट है या नहीं, बैकलिट है या नहीं, कीबोर्ड के अंदर लाइट्स जचती है या नहीं। तो इस तरीके से कई सारे फीचर्स हो जाते हैं। बट मेजर मेन थ्री फीचर्स की अगर बात की जाए तो वो ये तीन है। ये तीनों डिसाइड करेंगे कि आपका लैपटॉप कैसा चलने वाला है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब तक आप उसे यूज करेंगे। और कितना उसमें डिग्रेड होता जाएगा विद टाइम, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो एप्स हेवी होते जाएंगे, ब्राउजर्स हेवी होते जाएंगे, तो वो कितना जल्दी स्लो हो जाएगा। बेसिकली अभी इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टोरेज। स्टोरेज मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सबसे आसान चीज है ये समझाना। स्टोरेज में इन 2026 आपको कभी भी हार्ड डिस्क तो कभी प्रेफर ही नहीं करनी है। आई विल नेवर रिकमेंड यू टू गो फॉर अ हार्ड डिस्क, क्योंकि आज की डेट में जो एप्स आ रहे हैं लिनक्स को छोड़ के बाकी सारी जगहों पे मैं नहीं देखता हूँ कि एच डी डी कैन हेल्प यू, हार्ड डिस्क कैन हेल्प यू टू सपोर्ट दीज एप्स एंड यू कैन रन देम स्मूथली। तो एच डी डी कभी आप प्रेफर नहीं कीजिए। वर्स्ट केस में आप साटा एस एस डी यूज कर सकते हैं, दैट इज द एस एस डी, सॉरी वर्स्ट केस है ये। अगर आपके पास बजट कंस्ट्रेंट ज्यादा ही है तो साटा एसएसडी प्रेफर कीजिए, वरना इसको भी मैं कभी प्रेफर करने को नहीं कहूंगा। मैं जो आपको कहूंगा प्रेफर करने को वो है एक एसएसडी। एसएसडी में भी एनवीएमई एसएसडी, इसमें भी M.2 और ऐसे वर्जन आते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं आएगा बट एटलीस्ट एक एसएसडी हो, एनवीएमई हो,
तो आपका मतलब आपका लैपटॉप काफी अच्छा चलेगा। तो ये चीज मस्ट चेक है कि आपके पास एक एसएसडी हो, और एसएसडी का साइज मिनिमम 512 GB हो, 512 GB, या फिर 1 TB के हो। या तो फिर आप 256 GB की ले रहे हैं तो आप ये रेडी रखिए कि भाई आपको फ्यूचर में एक साटा एसएसडी या पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क कुछ खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि मैक ओएस में कई बार देखा है कि 256 GB की एसएसडी आती है। सो जस्ट इन दैट केस, या फिर आप पता है मुझे लाइक मैक ओएस में उससे बड़ी भी आती है बट वो काफी कॉस्टली पड़ जाता है। बट इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि मैक के अंदर छोटी एसएसडी आती है, तब आपको हार्ड डिस्क या साटा खरीदनी पड़ सकती है। बट प्रेफर कीजिए 512 GB मिनिमम हो, बहुत जल्दी भर जाती है जब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज करेंगे। मुझे लगता है, मुझे पता है लाइक कई लोग फोन यूज कर रहे हैं तो वो कह रहे होंगे लाइक 512 GB तो कैसे ही भर देंगे, बट विंडोज इकोसिस्टम एंड लाइक कंप्यूटर इकोसिस्टम एंड मोबाइल फोन इकोसिस्टम आर कंप्लीटली डिफरेंट। सो 512 GB आप मिनिमम प्रेफर कीजिए। और इसके अंदर भी अभी, और साथ में ये एसएसडीज वर्चुअल रैम में भी काफी यूज होती है। वर्चुअल रैम जो बनती है, पेजिंग जिसको बोला जाता है, अगर कोई कंप्यूटर साइंस का होगा वो समझ रहा होगा। सो वर्चुअल रैम के अंदर भी ये एसएसडीज ही यूज होती है, और फास्टर द एसएसडी द बेटर द वर्चुअल रैम द बेटर द स्वैप। स्वैप भी बोला जाता है पेजिंग फाइल्स को। सो यस, दैट्स ऑल फॉर द एसएसडी पार्ट, स्टोरेज पार्ट। उसके बाद अभी हम रैम की तरफ मूव करते हैं, और 2026 में रैम के प्राइसेस काफी ज्यादा हो रखे हैं मुझे पता है, बट आई टेल यू लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम होती है मार्केट में। एलपी, डीडीआर सॉरी, डीडीआर 5 रैम होती है, DDR5 रैम होती है, DDR4 रैम होती है, 3 भी आती थी बट उसको लेने का कोई फायदा नहीं, आई वोंट रिकमेंड इट एट ऑल। और इस चीज के बारे में लाइक DDR5 रैम के बारे में, DDR3 रैम के बारे में डिस्कस करना भी कोई वर्थ इट नहीं है अभी। सो बेसिकली LPDDR5X होता है इसके पीछे ज्यादा। LPDDR5 जो रैम होती है, ये वाली रैम सोल्डर्ड होती है, और इस चीज की वजह से जो आपका मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर ये रैम चिपकी रहेगी। सो यू कांट अपग्रेड इट इन फ्यूचर, कांट अपग्रेड। बट इसकी जो खूबी है लाइक, ये तो एक कॉन हो गया इसके, यानी कि कह लीजिए इसकी खामियों में तो यू कांट अपग्रेड आ गया, बट इसकी जो स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा फास्ट होती है। लाइक ये आपके प्रोसेसर के इतना क्लोज होती है, इसीलिए इसके अंदर जो आपको स्पीड मिलती है रैम में वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। तो अगर आप LPDDR5X रैम कभी भी ले रहे हैं तो मिनिमम 16 GB या 32 GB आपको लेनी चाहिए, क्योंकि आप फ्यूचर में इसे कभी अपग्रेड नहीं करने वाले। और अगर आप सोच रहे कि मैं इस लैपटॉप को 5 years समथिंग चलाने वाला हूं, तो 2030 तक 32 GB विल बी द न्यू स्टैंडर्ड, जैसे अभी 16 GB हो गया, जबकि 2023 के अंदर या 2022 के अंदर 8 GB वॉज ऑल्सो इनफ। सो अभी के लिए मैं आपको यही कहूंगा, अगर आप LPDDR5X ले रहे तो मिनिमम 16 GB, नहीं तो 32 GB रैम हो उस लैपटॉप के अंदर, क्योंकि LPDDR5X होती बहुत ज्यादा फास्ट है। इट इज मच फास्टर देन DDR5 एंड DDR4 रैम, बट 16 GB स्टिल 16 GB। अगर ज्यादा आपको स्टोरेज चाहिए होगी फ्यूचर में तो आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। DDR5 अभी के लिए बेस्ट चल रही है मार्केट में, बट इट इज ऑल्सो लाइक काफी ज्यादा कॉस्टली है, और इसके अंदर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज भी आती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग फ्रॉम 1400 लाइक 4800 MHz, इससे लेके ये समथिंग 6000 MHz तक भी जाती है। तो आप समथिंग बिटवीन दीज आप देख सकते हैं, 4800 MHz हो एटलीस्ट, नहीं तो 5200 MHz। तो इसका प्राइस काफी ज्यादा होता है, बट इनको आप फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो एंड लाइक दैट। एंड सिमिलरली DDR4 रैम्स होती हैं, दे आर ऑल्सो नॉट बैड। लाइक अगर आपकी की फ्रीक्वेंसी 3200 MHz है, देन इट विल वर्क परफेक्टली फाइन, ये काफी अच्छी चलती है। बट इससे कम है तो आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगी, नोटिसेबली दिखेंगी, बट दीज ऑल कैन बी अपग्रेडेड, बोथ ऑफ दीज रैम्स आर अपग्रेडेबल। सो लाइक अगर आपने अभी 16 GB की स्टिक लगाई है तो एक एक्स्ट्रा 16 GB की स्टिक आप फ्यूचर में लगा सकते हैं, अगर आपका लैपटॉप सपोर्ट करता है। इस तरीके से आप इसे फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हैं। सो रैम के अंदर यही हो गया कि आप अगर एक लैपटॉप ले रहे हैं तो वर्स्ट केस में उसमें 8 GB रैम हो, नहीं तो फिर एटलीस्ट 16 GB रैम तो होनी चाहिए। और DDR5 है तो काफी अच्छा है, नहीं तो DDR4 है तो 16 GB तो आपको प्रेफर करनी चाहिए। उसके बाद नाउ मूविंग टू द हार्डेस्ट पार्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोसेसर।
आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऊपर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में बैटरी को क्यों नहीं इंक्लूड किया, लाइक बिल्डिंग ब्लॉक में तो बैटरी भी आती है, बट बैटरी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोसेसर कि आपका प्रोसेसर कौन सा है। ज्यादातर लैपटॉप्स में बैटरी लगभग लगभग सेम ही होती है, लाइक साइज में समथिंग अराउंड 50 किलो 50 वॉट आवर एंड ऑल। सो प्रोसेसर के अंदर हमारे 3 टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स इन मार्केट, एच प्रोसेसर, पी प्रोसेसर एंड यू प्रोसेसर। पी काफी कम मिलते हैं बट इट एग्जिस्ट, सो मैं जस्ट बता रहा हूँ। एंड एच प्रोसेसर, लाइक एच है इसमें तो आपको सीधा समझ में आ रहा होगा, ये हाई परफॉर्मेंस के लिए स्टैंड करते हैं। एंड यू प्रोसेसर्स आर बेसिकली एफिशिएंसी प्रोसेसर्स। लाइक ये काफी ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी परफॉर्मेंस काफी खराब होगी। एफिशिएंट भले इनको ब्रांड किया जा रहा है ऐसे कि एफिशिएंट है, बट इनके अंदर परफॉर्मेंस आपको कम मिलेगी या खराब मिलेगी कह लीजिए, बट आपको जो बैटरी लाइफ है वो बहुत ज्यादा मिलेगी। क्योंकि आप ये सोचिए एक प्रोसेसर काफी ज्यादा बैटरी लाइफ यूज कर रहा है, तो नहीं वो बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है, वो काफी ज्यादा स्पीड में टास्क परफॉर्म कर सकता है। प्रोसेसर के अंदर क्लॉक साइकिल्स होती हैं ये सारे, तो ये काफी ज्यादा हाई लेवल पे ये परफॉर्म हो रही होती है। इनके अंदर ज्यादा कोर्स मिलते हैं, इसके अंदर कम कोर्स मिलते हैं आपको। सो पैरेलल प्रोसेसिंग काफी अच्छी होती है। पी टाइप एक बैलेंस होता है इन दोनों का, और एच प्रोसेसर के अंदर भी काफी वेरिएंट्स आते हैं, या तो एच होगा या तो एच एक्स होगा, इस तरीके से अलग अलग वेरिएंट्स आ जाते हैं। सो बेसिकली ये कि अगर आपको प्रोसेसर में एच मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे एक प्रोसेसर है i5-12500H, एच अगर आपको लास्ट में दिख रहा है देन इट स्टैंड्स फॉर हाई परफॉर्मेंस। और ये आगे जो 12 है ये इसकी जनरेशन बताता है, लाइक ये कौन सी जनरेशन है। फॉर एग्जाम्पल i5 की 12th जेन है ये। कई सारे लोग इसको डिटेल में पूरा नहीं लिखते, या कई जगह पे पूरा लिखा होता है तो कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये क्या है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि ये i5 का 12th जेन का एच सीरीज का प्रोसेसर है। अभी इसकी पूरा नाम अगर जानना है तो, क्योंकि i5 की 12th जेन में बहुत सारे प्रोसेसर आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पूरा नाम होता है कि दिस इज i5-12500H, सिमिलरली देयर इज i5-12450H, ऐसे अलग अलग प्रोसेसर्स होते हैं। बट बेसिकली एच टाइप है तो बेसिकली ये अच्छा परफॉर्म करेगा, आपको अच्छी खासी बैटरी लाइफ देगा, काफी अच्छा आप टास्क परफॉर्म कर पाएंगे। बट उसी जगह पे अगर ये यू होता है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज सम यू टाइप प्रोसेसर जिसके लास्ट में एंड में यू है, सो ये काफी ज्यादा एफिशिएंट होगा, आपको लंबी बैटरी लाइफ मिलेंगी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हैंग भी करेगा, आपको काफी सारे लैग्स भी मिलेंगे। आप काफी ज्यादा स्पीड में अगर टाइप करें तो कई बार होगा वर्ड स्लोली पूरे होंगे, बट ऐसा नहीं होता, नए लैपटॉप में आपको कभी इश्यूज नहीं मिलते, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स देखेंगे। सो अभी आपका टास्क क्या है उस हिसाब से आप समझ पा रहे हैं कि मुझे कौन सा लैपटॉप प्रेफर करना चाहिए, अनलाइक कि मुझे गेमिंग वाले में जाना चाहिए या नॉन गेमिंग। क्योंकि नॉन गेमिंग लैपटॉप्स में भी एच प्रोसेसर आता है, ऐसा नहीं सिर्फ गेमिंग में ही आता है। जैसे एक अच्छा एग्जांपल मैं दूं लैपटॉप का, आसूस P1 एक्सपर्ट बुक होती है, इसके अंदर भी आपको एच सीरीज के प्रोसेसर मिल जाते हैं, जबकि ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है। सो गेमिंग लैपटॉप और नॉन गेमिंग लैपटॉप का मतलब भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, बट बेसिकली एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है और यही बता दिया है कि आप फ्यूचर में एक लैपटॉप ले रहे हैं तो कैसे उसको चूज किया जाए। क्योंकि कई बार प्रोसेसर बहुत धीरे डिग्रेड करते हैं, प्रोसेसर बहुत लंबे चलते हैं, 10 ईयर्स तक। जैसे लैपटॉप्स की जगह अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो 10-10 साल तक कभी आपको प्रोसेसर तंग नहीं करता है आपका। जैसे इंटेल पेंटियम ही हो गया जो 2010 में आते थे, डुअल कोर ही होते थे, बट वो आज तक वो कंप्यूटर अच्छे चलते हैं इन केस उनके जो रैम एंड ऑल वो स्ट्रांग है, तो प्रोसेसर आपको काफी कम दिक्कत देते हैं। बट ये ना हो कि वो एक यू टाइप प्रोसेसर है, एच टाइप प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक i5 का 10th जनरेशन का भी अगर एच प्रोसेसर है, वो आज की डेट में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, लोगों को दिक्कत नहीं आ रही होगी जो उसको अभी भी यूज कर रहे हैं। सो यही मैं कहना चाह रहा था कि लाइक एच प्रोसेसर क्यों प्रेफर करना चाहिए, और यू भी लोग प्रेफर करते हैं। इट इज नॉट बैड कि आप लाइट वेट टास्क कर रहे हो तो भला क्यों फालतू में पैसे खर्चे। अगर आपका सिंपल यूट्यूब चलाना है, ब्राउजिंग करना है, या थोड़ा बहुत एक्सेल या ऑफिस चला लेना है, तो आप यू टाइप प्रोसेसर की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। बट ये है कि आप स्टूडेंट हैं, आपको कभी कोडिंग करनी है, कोडिंग में VS कोड, एंटी ग्रेविटी, काफी ज्यादा हेवी आईडी यूज होती है, पाइचार्म वगैरह, तो इंटेलिजे भी जावा के लिए आईडी होती है, तो ये सारी आईडी आप यूज करते हैं। डेटा साइंस में आप एनाकोंडा यूज करने वाले हैं, एनाकोंडा नेविगेटर और समथिंग, या जुपिटर नोटबुक्स या जुपिटर लैब्स चलाने वाले हैं,
तो उस केस में मैं आपको कहूंगा कि आप एक एच सीरीज का प्रोसेसर प्रेफर करें, वो आपको लॉन्ग टर्म में लाइक हेल्प करेगा, आपको फ्यूचर में इश्यूज नहीं आएंगे आपके लैपटॉप के साथ। बट ये भी है कि ये जो लैपटॉप्स होते हैं इनकी बैटरी जल्दी खत्म होती है, और आपको ये दिमाग में पहले ही रखना होगा कि आपको 2 से 3 घंटे का ही बैटरी बैकअप मैक्सिमम मिलेगा, या उससे कम ही मिलेगा, आपको अपना चार्जर कैरी करना पड़ेगा। इस चीज को भी ध्यान में रखना होता है। एच प्रोसेसर के साथ परफॉर्मेंस आती है, बट साथ में पावर इश्यूज भी आते हैं। बट अभी मार्केट में एक नए टाइप का प्रोसेसर आया है, लाइक अभी तक तो इंटेल एंड एएमडी के ही प्रोसेसर थे मार्केट में, बट अभी स्नैपड्रैगन के भी हैं लैपटॉप के अंदर। स्नैपड्रैगन वाज ऑलरेडी फॉर अ लॉन्ग टाइम इन मोबाइल, बट अभी ये लैपटॉप के अंदर भी आ गए इनके स्नैपड्रैगन, एंड इनके अंदर काफी अच्छे फीचर्स हैं, और इसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स रहते हैं इनके अंदर भी, जैसे इंटेल के अंदर रहते हैं। और इन सब में जैसे इंटेल के अंदर i3, i5, i7, i9 रहता है, और इन सब का मतलब ये होता है कि लाइक इसके अंदर 30% या उससे लेस कोर्स अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें 50%, इसमें 70%, इसमें 90%, क्योंकि एक जो सिलिकॉन चिप होती है, ऐसा नहीं कि उसकी डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा स्टेप्स होते हैं, इसलिए कई बार फ्लॉज निकलते हैं और इसलिए एफिशिएंसी गिर जाती है। सो दैट्स हाउ अ चिप इज मेड, और ज्यादातर i3 होते हैं, इसलिए i3 काफी चीप मिलता है। बट i3 मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ जल्दी से। मैं आपको कहूंगा मिनिमम i5 के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि i3 के अंदर मैक्सिमम यू जनरेशन आते हैं, तो वो ऐसा ना हो कि कोई आपका चूना लगा जाए कह के कि ये i3 का 13th जेन है, क्योंकि 2026 में 13th एंड 14th जेन आर न्यू जनरेशन। सो ऐसे कि इसमें 13th जेन का प्रोसेसर है, ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। 13th जेन तो जनरेशन मैटर करती है, ऐसा नहीं करती है, बट i3 एंड i5 देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। इवन i5 की 11th जनरेशन का एच प्रोसेसर i3 की 13th जनरेशन और 14th जनरेशन के भी यू प्रोसेसर को बीट कर देगा। ये चीज का भी ध्यान रखना होता है कि आप एक एच सीरीज का अगर प्रोसेसर ले रहे हैं तो कौन सी जनरेशन का लें। मैं एटलीस्ट कहूंगा 12th जनरेशन 2026 में मिनिमम 12th जनरेशन हो। अगर 12th जनरेशन ले रहे हैं तो एच सीरीज का हो, नहीं तो 13th जनरेशन हो। 13th जनरेशन में यू सीरीज का ले रहे हैं तो i7 तो हो उसके अंदर, यानी कि 13 जेन है तो यू है तो i7 तो हो एटलीस्ट। i9 के अंदर तो रेयरली आते हैं यू वाले, मेरे हिसाब से KS इसके अंदर चलता है, K सीरीज एंड ऑल, H एंड K। और i5 के अंदर 13 जनरेशन या 14 जनरेशन को ऐसे लिखा जाता है कई बार 45210H समथिंग, ऐसे करके इनके प्रोसेसर्स आते हैं। AMD के अंदर Ryzen सीरीज चलती है, और Ryzen के अंदर समथिंग लाइक AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, Ryzen 9 ऐसे करके आते हैं। सिमिलरली जैसे यहाँ पे होते हैं, इनकी पावर्स इक्वल ही होती है लगभग। और Ryzen 5 के अंदर 7th जनरेशन एटलीस्ट रहे, लाइक Ryzen 3 के अंदर भी 7th ले, या Ryzen 5 में 5 समथिंग ले, एंड 7 के अंदर तो बहुत सारे अच्छे आते हैं लगभग AMD के अंदर। स्नैपड्रैगन के अंदर X सीरीज के आ रहे हैं, और मैं बताऊं लाइक इनके अंदर बहुत अच्छे लैपटॉप्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि कई के अंदर NPU भी इंस्टॉल्ड आ रहा है। NPU इज यूज्ड फॉर AI/ML वर्कलोड्स, जैसे कि आपने देखा होगा AI/ML का बूम चल रहा है काफी, तो आपको AI/ML टास्क के लिए GPUs कई बार होता है NPUs की जरूरत होती है, एंड दीज कैन रन मॉडल्स लोकली, लाइक जो आपके LLMs होते हैं उनको लोकली अगर रन करना है, यानी कि अपने ही लैपटॉप में रन करना है, तो ये काफी हेल्प करते हैं। जैसे कि ये अगर आप मेटा का मॉडल है, मेटा फेसबुक कंपनी जो है उसका मॉडल है लामा, इसका एक 3 बिलियन पैरामीटर्स का मॉडल आप ऑफलाइन चला पाएंगे। लाइक ये काफी अच्छी बात है, NPU जो इनके अंदर इंस्टॉल्ड आ रहे हैं, और ये काफी ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेसर्स भी होते हैं। सो दे आर लाइक क्रेजी प्रोसेसर्स इन द मार्केट राइट नाउ, और इनका प्राइस थोड़ा ज्यादा भी मिल सकता है आपको। सो यू कैन अभी आपको ओवरऑल सारा आइडिया हो गया है कि अगर मुझे लैपटॉप लेना है तो अच्छा लैपटॉप कौन सा होता है। अगर आप हेवी परफॉर्मेंस के लिए ले रहे हैं तो आपका कॉम्बो कुछ ऐसा देखना चाहिए कि उसके अंदर एक 13th जनरेशन का H सीरीज का प्रोसेसर हो, या एटलीस्ट 12th जनरेशन का H सीरीज का प्रोसेसर हो, और एटलीस्ट DDR5 रैम हो, एंड 16 GB तो हो ही, एंड 16 GB DDR5 के साथ SSD हो, एंड SSD NVMe हो। अगर आपका ये कॉम्बो का है तो आपका काफी अच्छा लाइक हाई परफॉर्मेंस मिलेगी आपको लैपटॉप से, बट डिपेंड करता है आप हाई परफॉर्मेंस यूज भी कर पा रहे हैं या नहीं। कई बार होता है बंदा अपने प्रोसेसर को पूरा यूज ही नहीं कर पा रहा है, कुछ खास वो उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है। और क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेसर बहुत कम यूज होता है कंपेयर टू आपकी रैम एंड ऑल। आपके पास इतना वर्कलोड है, आप हेवी वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं,
या कोडिंग कर रहे हैं तब ये प्रोसेसर्स यूज होते हैं अच्छे खासे। बट अगर आपको चाहिए कि आप नहीं भाई मैं तो सिंपल यूट्यूब चलाता हूँ एंड मेरे को सिंपल कभी ब्राउजिंग करनी होती है, मेल्स करना होता है, या लिंक्डइन एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मैं यूज करता हूँ, या ऑफिस वर्क करता हूँ अपना सिंपल, तो आप एक 13th जनरेशन के यू प्रोसेसर को भी यूज कर सकते हैं। 16 GB उसमें रैम हो, DDR5 हो या 4 हो, बट SSD जरूर हो। तो ये लैपटॉप भी आपका काफी अच्छा चलेगा, काफी सारे काम कर देगा, आपको ज्यादातर इश्यूज नहीं देगा। बट इसके अंदर आपको लैग और ये हैंग भी कर सकता है, आपको ये दिख सकते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं दिखेंगे। और बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस टास्क कर दोगे तो ये भी हैंग होता है, ऐसा कोई लैपटॉप नहीं है दुनिया में जो हैंग ही ना हो कभी। उसके अलावा क्या कहते हैं, अब एप्पल के लैपटॉप्स की बात करते हैं और उसके बाद गेमिंग लैपटॉप्स की बात करेंगे लास्ट में। एप्पल के लैपटॉप्स थोड़े महंगे भले ही आते हैं बट दे आर रियली गुड। ये काफी ज्यादा अच्छे होते हैं और लाइक इनके अंदर आप काफी ज्यादा टास्क कर पाते हैं अपने। एप्पल के लैपटॉप्स की लाइक मैं अभी कुछ स्पेशलिटी अगर मैं बताऊं तो सबसे बड़ी स्पेशलिटी तो ये होती है इनकी कि इनके अंदर बहुत लंबी बैटरी लाइफ होती है। इनकी जो बैटरी लाइफ होती है बहुत अच्छी चलती है, इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, नॉट लाइक वेरी हाई, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा हाई चले जाते हैं, बहुत ज्यादा हेवी परफॉर्मेंस देते हैं, बट ये बहुत कम देते हैं। ये आपको बैटरी लाइफ भी बहुत ज्यादा दे देंगे, बहुत ज्यादा एंड आई मीन ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा, समटाइम ये 10 आवर तक चल जाते हैं एंड इवन मोर लाइक जो अभी चिप्स आ रही हैं वो इससे भी ज्यादा कई बार दे देते हैं एंड परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी देते हैं ये। और इनके अंदर जो रैम होती है कई बार 8 GB आती है, बट इनकी 8 GB जो रैम होती है वो भी काफी अच्छी चलती है, क्योंकि मैक ओएस काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। ये विंडोज में नहीं चलता है, ये मैक ओएस में चलता है। इनके अंदर डिफॉल्ट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल्ड नहीं आता है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना। आपको खुद से परचेज करना होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अलग से, या फिर ऑनलाइन गूगल डॉक्स या उन्हें यूज करना पड़ेगा। और इनकी जो 8 GB रैम है उसके अंदर भी सारी चीजें इतनी अच्छे से ऑप्टिमाइज होकर इसलिए चल पा रही है बिकॉज इनका जो ओएस है वो काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, बट विंडोज 11 है वो ऑप्टिमाइज नहीं है, वो आपकी बहुत ज्यादा मेमोरी खा जाती है। सो दीज आर द प्रोज ऑफ एप्पल, बट एक कॉन ये भी है कि ये काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं। जैसे अभी 2026 में मैंने देखा था प्राइस मैकबुक नियो ही है जिसमें सिर्फ 8 GB रैम है एंड 256 GB स्टोरेज है, उसके आप 63 या 64,000 रुपीज पे कर रहे हैं। और उसके अंदर आसूस की एक्सपर्ट बुक भी आ जाती है, उसके अंदर आपको 13th या 14th जेन का एच प्रोसेसर मिल जाएगा, 16 GB की रैम मिल जाएगी एंड 512 GB की एसएसडी मिल जाएगी, तो हर तरीके से अच्छा हो जाता है। बट ये है कि इनकी जो बिल्ड क्वालिटी हो गई वो काफी अच्छी होती है उनसे, लॉन्ग टर्म आपको इश्यूज नहीं आएंगे। प्लस फ्यूचर में विंडोज हेवी होते जानी है, आसूस एक्सपर्ट बुक भी 3-4 साल बाद थोड़ा सा स्लो होगा, बट मैक काफी ज्यादा रिलायबल होता है, लंबे टाइम तक चलते हैं। बट मैं आपको यही कहूंगा अगर आप खरीद रहे तो एटलीस्ट 16 GB वाला खरीदें। एंड इनके अंदर चिप्स आती है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे M1, M2, M3, M4, M5 एंड ऑल। सो 2026 में एटलीस्ट आपकी चिप्स ऐसे ही दिखें, ये वाली चिप्स को प्रेफर ना करें। एंड इसके अलावा A18 बायोनिक चिप भी कई बार देखी जाती है, जैसे नियो के अंदर यही है, जबकि एक मोबाइल प्रोसेसर है बट इसको भी इसके अंदर डाल दिया है। और स्टूडेंट्स के लिए मैक काफी अच्छा रहता है, ये VS कोड सारी बेसिक कोडिंग सारी कर देगा। हैवी AIML बेस्ड टास्क में ये थोड़ा आपको तंग करेगा। AIML के लिए मैं इसको उतना अच्छा लैपटॉप नहीं कहूंगा, AIML के लिए गेमिंग लैपटॉप्स अच्छे होते हैं। AIML में अगर आप मॉडल्स को ऑफलाइन चला रहे हैं, अभी ये हिस्सा नॉन टेकी लोग स्किप भी कर सकते हैं, बट ओलामा कैन हेल्प यू रन मॉडल्स ऑफलाइन, और इसकी मदद से आप मॉडल को क्वांटाइज करके अपने लोकल सिस्टम में चला सकते हैं। एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग, लाइक आप अपने मॉडल्स को यूज कर पा रहे हैं लोकली। सो कई लोगों को प्राइवेसी इश्यूज होते हैं, या कई लोग जैसे फाइन ट्यूनिंग कर रहे होते हैं या मॉडल की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए गेमिंग लैपटॉप्स प्रेफर करनी चाहिए उन्हें। और लाइक गेमिंग लैपटॉप्स कैसे इसमें हेल्प करते हैं वो बेसिकली है जीपीयू की वजह से, और जीपीयू काफी ज्यादा हेवी रोल प्ले करता है AIML बेस्ड टास्क के लिए और गेमिंग के लिए। ग्राफिकल प्रोसेसिंग में जीपीयू ही यूज होता है, इसलिए इसका नाम ही ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट है। और एक जीपीयू जैसे अगर आप 2026 में ले रहे हैं तो मिनिमम RTX हो उसमें, और RTX में भी 3050 हो,
एटलीस्ट नहीं तो एक अच्छा लैपटॉप होगा RTX 4050 या उससे बड़ा। RTX 5050 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लैपटॉप। RTX 3050 के अंदर आपको सिर्फ 4 GB या 6 GB वी रैम का वेरिएंट मिलेगा, जबकि यहाँ पे आपको 6 GB या उससे ज्यादा वी रैम मिल जाएगी। एंड RTX 5050 और इसकी जो और ऊपर वाली सीरीज है उनके अंदर आपको 8 GB से भी ज्यादा वी रैम मिल जाएगी। लाइक 4060 में भी अराउंड 8 GB वी रैम होती है। और इन्हीं के अंदर एक TI सीरीज चलती है जो कि अपने टाइम से काफी ज्यादा अहेड रहती है और काफी ज्यादा स्ट्रांग रहती है। फॉर एग्जाम्पल RTX 3070 Ti आज की डेट में भी 4050 और 5050 से भी कई बार अच्छी परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे देता है। तो दो जनरेशन के मिड टीयर्स तक से भी अच्छी रहती है TI सीरीज। बट ये है कि ये कॉस्टली भी पड़ती है। फिर अगर आपको सिंपल AIML टास्क करने हैं, तो 4 GB विल बी एनफ। 6 GB इज अ स्वीट स्पॉट। अगर आपको 6 GB वाला मिल रहा है आपके बजट के अंदर तो 6 GB की तरफ प्रेफर कीजिएगा। एंड 8 GB इज वेरी गुड इन 2026। और फ्यूचर प्रूफ करना है तो 12 GB 16 GB वेरिएंट्स भी आते हैं। ऐसे तो 5090 भी आता है जिसमें 32 GB वी रैम आती है। बट ये लैपटॉप ही 7 लाख या 5 लाख का आपको पड़ेगा, तो ऐसे नहीं है, मैं बिना बजट के बाहर ही रिकमेंड करूंगा। बट ये भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर ऐसे हम लाइक हमारी ऑडियंस ऐसी है जो ये वाले वेरिएंट्स भी जानना चाहती है तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि 5090 का वेरिएंट भी है। 32 GB वी रैम होती है, काफी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस आती है। बट गेमिंग लैपटॉप्स का एक बहुत बड़ा इशू है कि आपको इन्हें चार्जर में लगाए चलाना होगा। चार्जर प्लग्ड इन। सो लाइक ज्यादातर समय जब आप ये यूज कर रहे होंगे तो आपका चार्जर प्लग्ड इन होना चाहिए। मैं खुद लाइक अभी मैं जो लैपटॉप यूज करता हूँ वो गेमिंग लैपटॉप ही है और मैं अभी जैसे उसे यूज कर रहा हूँ तो लाइक वो करेंटली अभी चार्जिंग में ही है और चार्जिंग में ही लगा रहता है पूरे दिन। तो ऐसा है कि आपको हर समय अपना चार्जर कनेक्ट करके रखना होगा, या आप अगर ऐसा है कि आप बार बार इधर से उधर मूव कर दे तो या तो आप अपना चार्जर भी साथ ले जाए या फिर गेमिंग लैपटॉप को प्रेफर ना करें, क्योंकि इनकी बैटरी 1 घंटा 2 घंटा ज्यादा से ज्यादा चलती है, उससे ज्यादा नहीं चलती। या फिर आपको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे स्विच होना होगा। विंडोज की जगह आप लिनक्स पे आए। लिनक्स का एक लाइट वेट डिस्ट्रो आपको 4 to 5 आवर्स की परफॉर्मेंस भी निकाल के दे सकता है एक गेमिंग लैपटॉप के ऊपर। क्योंकि मेरे लैपटॉप खुद अगर मैं इसको लिनक्स मेट डिस्ट्रो पे चलाऊं, लिनक्स उबुंटू का जो मेट आता है, मेट डिस्ट्रो, ये एक फ्लेवर होता है लिनक्स का। सो इस वाले के अंदर मेरा लैपटॉप भी 4 से 5 आवर्स निकाल के दे देता है। बट उसी जगह पे अगर मैं इसे विंडोज में चलाता हूं सो आई ओनली गेट रफली 1 आवर या 2 आवर की परफॉर्मेंस। और करेंटली तो मैं अभी आर्च लिनक्स पे हूँ एंड इट इज अ गुड बैलेंस। लाइक कई बार अगर मैं इसको बिना चार्जिंग के चलाता हूँ तो 2 घंटे तक या 2.5 घंटे तक ये परफॉर्मेंस दे देता है। एंड आर्च लिनक्स इज हाईली ऑप्टिमाइज, तो लाइक आपके एप्स कभी क्रैश नहीं होंगे। क्योंकि मैं थोड़ा हेवी टास्क ज्यादा करता हूँ तो विंडोज के अंदर भी मेरा काम हो नहीं रहा था 16 GB रैम के अंदर, इसीलिए। एंड गुड थिंग अबाउट गेमिंग लैपटॉप इज, कई लोग सोचते हैं कि भाई पूरे दिन चार्जिंग में लगाए रखने से हमारी जो बैटरी है वो खराब हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। इंस्टेड ये मिथ है और इसका एकदम उल्टा होता है। अगर आप बार बार बैटरी यूज कर रहे हैं, लाइक चार्जिंग लगाया, डिस्चार्ज किया, फिर चार्ज किया, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज किया, तो आपके ज्यादा चार्ज साइकिल्स जा रहे हैं और ज्यादा चार्ज साइकिल्स ही डिसाइड करते हैं कि एक बैटरी डिग्रेड हो रही है। एक बैटरी की डिग्रेडेशन डायरेक्टली डिपेंड करती है उसकी चार्ज साइकिल्स पे। डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ चार्ज साइकिल्स। सो अगर आपने बहुत ज्यादा चार्ज साइकिल्स की हैं, लाइक दिन में आप 10 बार चार्ज कर रहे हो, डिस्चार्ज कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो, डिस्चार्ज कर रहे हो, तो आपका लैपटॉप जल्दी खराब होगा। इंस्टेड आप पूरे दिन चार्जिंग में लगाए रख रहे हो तो इसमें चार्ज साइकिल काउंट नहीं हो रही है, बैटरी का इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, तो डिग्रेडेशन नहीं होगा। और इससे भी अच्छी चीज जो होती है, जो मैंने भी अपने लैपटॉप में कर रखी है, कि आप एक चार्जिंग लॉक लगा दीजिए कि लैपटॉप की बैटरी उससे ज्यादा चार्ज ही ना हो। जैसे मैंने 78% पे लगा रखा है, कई लोग 80 पे लगाते हैं, कई लोग 85 पे, कई 75 पे, बट 80 से लेस प्रेफर करना चाहिए, तो मैंने 78 पे लॉक लगा रखा है। तो इससे क्या होगा, मैं पूरे दिन चार्जिंग में लगाए रखता हूँ बट मेरी बैटरी 78 से ज्यादा चार्ज नहीं होती है, उस पर स्टॉप हो जाती है। और उसके बाद जो है लैपटॉप वो सीधा चार्जर के ऊपर ही चल रहा होता है। इसका एक पर्टिकुलर नाम था जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। इसको बाईपास चार्जिंग समथिंग बोलते थे, कि लाइक बैटरी इंटरफेयर ही नहीं होगा, डायरेक्टली आपका चार्जर है, चार्जर फॉर एग्जांपल दिस इज योर चार्जर एंड दिस इज योर बैटरी,
एंड दिस इज योर लैपटॉप। सो इसके अंदर पहले तो लाइक जब चार्ज हो रहा होगा, अगर 78 से कम है जैसे मेरा लैपटॉप, तो ऐसा होगा कि चार्जर बैटरी को फुल कर रहा होगा और उसके बाद लैपटॉप में बैटरी से एनर्जी जा रही होगी। बट जब ये 78 पे पहुंच जाता है उसके बाद चार्जर से डायरेक्ट लैपटॉप चलता है। बैटरी की चार्ज साइकिल्स काउंट नहीं होती है और इसलिए बैटरी लाइफ आपकी बहुत लंबी तक रहती है, जल्दी डिग्रेड नहीं होती है, बैटरी खराब नहीं होती है। तो यही था बेसिकली मोटा मोटा लैपटॉप बाइंग गाइड में। और कुछ लोगों को अगर बहुत ज्यादा लंबी बैटरी लाइफ वाला लैपटॉप चाहिए तो भी स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर को प्रेफर कीजिएगा। और जैसे मैं एक लैपटॉप की रिकमेंडेशन दे देता हूँ, बट वो काफी कॉस्टली रहता है, बट बहुत लंबी बैटरी लाइफ आती है उसके अंदर, लाइक 34 आवर्स यहाँ पे ये लोग उसका दावा करते हैं। बट 34 तो नहीं कहूंगा मैं, बट मोर देन 16 आवर्स आपको मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। और स्नैपड्रैगन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काफी ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेसर है, इसीलिए आपको इसे प्रेफर करना चाहिए। एंड बट ये थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है, लगभग 70,000 का है। प्लस इसके अंदर जो रैम है वो भी मेरे हिसाब से सोल्डर्ड रैम आती है, इसीलिए LPDDR5X तो फ्यूचर में आप 16 GB से अपग्रेड भी नहीं कर सकते। बट अगर आपको 16 GB बहुत है, आपको ऑफिस टास्क करने हैं और बहुत बार चार्ज नहीं लगाना है, तो ये आपको आपकी पसंद का लैपटॉप रहने वाला है। एंड दैट्स ऑल। और एक्सपर्ट बुक के बारे में भी अगर आपको एक बार देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये आसूस की एक्सपर्ट बुक है जिसमें i7 की 13th जनरेशन जिसका H प्रोसेसर आपको मिल रहा है, हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर मिल रहा है। एंड 16 GB रैम है इसके अंदर, DDR5 रैम है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, द रैम इज DDR5। और वो आपको काफी चीप में मिल रहा है, 67,000 में मिल रहा है। और उसके अलावा गेमिंग लैपटॉप्स तो हैं ही जो आप प्रेफर कर सकते हैं, उनके अंदर डिफॉल्ट में H प्रोसेसर ही आता है। आई एम नॉट श्योर कि आपको दिखा, शायद नहीं दिखा। सो नथिंग एल्स मैं यहाँ पे, सो प्रेफर जो मैं कह रहा था कि स्नैपड्रैगन का आपको लैपटॉप प्रेफर करना चाहिए, उसका नाम है HP स्मार्ट बुक, स्मार्ट चॉइस ओमनी बुक। मैं यहाँ पे उसका एक स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं मैं एग्जैक्टली किस चीज की बात कर रहा था। सो दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक प्लीज सब्सक्राइब अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई। और अभी आप लैपटॉप्स का पूरा आर्किटेक्चर जान चुके हैं, और ऐसा नहीं होगा कि आप ये देखें कि भाई मैं आसूस का ले लूँ, HP का अच्छा होता है आसूस से। आप उसका एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन देख के आप अपना एक अच्छा लैपटॉप चूज कर पाएंगे। थैंक यू।